बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो आप लोगों का है प्राकृतिक आपदा, इसमें बेटा हम लोग 3 पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये आप लोगों का हम लोग शुरुआत करते हैं बाढ़ से। ठीक है, हम लोग प्राकृतिक आपदाओं की बात करें बेटा, आपदा वो होती है जो मानव के वश में नहीं है, और जब वो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो बहुत भयंकर हालात बुरी तरह खराब करती हैं। ठीक है, वे प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं जो प्रकृति के माध्यम से आती हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया, चक्रवात है, भूकंप है, ज्वालामुखी का फटना है, सुनामी है, ये सब आप लोगों की प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, ये जब आती है तो अपने साथ बहुत सारा विनाश लेके आते हैं और इनके आने की कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भविष्यवाणी क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि बेटा ये धरती के अंदरूनी तौर पर या हमारे वायुमंडल के ऊपरी तौर की ऐसी भयानक स्थितियां हैं जो नहीं बता पाती कि नेक्स्ट पल क्या होने वाला है। सिवाय चक्रवात के, चक्रवात का तो पहले भविष्यवाणी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर वाली छोर पर तय बनती है, उसी तय के माध्यम से हमें पता लगता है कि वायु का कहाँ ज्यादा दबाव है, कहाँ कम दबाव, यानी निम्न या उच्च दाब वाले क्षेत्रों के हमें पता लगती रहती है। मौसम विभाग हमारी चीजों के ऊपर प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन बेटा इसके अलावा जो भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन पर किसी भी तरीके से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाढ़, सूखा और आप लोगों का भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन की भी चेतावनी नहीं मिल सकती बेटा, लेकिन सूखा मानव की क्रियाओं के माध्यम से होता है, इसीलिए सूखे पर हम लोग थोड़ा बोल सकते हैं। या फिर बाढ़ एकदम से नहीं आती है, बहुत कम ऐसा होता है कि एकदम से आती है, जैसे कि आप लोगों के केदारनाथ में 2012 में आई थी। ठीक है, इस तरह की जो बाढ़ आती है वो नहीं, उसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जैसे हमारी जो भरी भराई नदियां हैं जब ओवरफ्लो की साइड में उतरती है, नॉर्मली बाढ़ तभी आती है। ठीक है, तो आपकी जो नदियां हैं वो लगातार किस लेवल पर जा रही हैं, इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड हमें मिल जाता है अपने आप को संभालने का, तो थोड़ा यहाँ पर भी हालात ठीक हो सकते हैं। तो बेटा इसी की शुरुआत करते हैं हम लोग आज बाढ़ से, यानी कि फ्लड। आप लोगों को ये तो बेटा जानकारी होगी ही कि जब जब हमारे देश में मानसूनी समय आता है, यानी जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने हमारे बेहद बहुत बड़ी संख्या में मानसूनी माने जाते हैं। ठीक है, और जून जुलाई में तो वो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग दिल्ली में तो ये आप लोगों के जून के 2nd वीक तक पहुंचना होता है, इसका टाइम पीरियड यही है। लेकिन बेटा अगर नॉर्मल तौर पर बोला जाए तो जून की 1 तारीख को ही मानसून का समय माना गया है भारत में। ठीक है, और अगर ये किसी पर्टिकुलर इलाके में बहुत ज़्यादा बरसना शुरू हो जाए, हद से ज़्यादा बारिश जब हो जाती है तो हमारी नदियों का जलस्तर लगातार ऊपर होता रहता है, और इन नदियों के जलस्तर के ऊपर होने की वजह से ही एक ऐसा टाइम पीरियड आ जाता है कि वो जो आप लोगों की नदी है वो ओवरफ्लो हो जाती है और आसपास के इलाकों में सब में पानी भरने का काम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल होता है बेटा। बाढ़ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी, खासकर पानी से रिलेटेड तो बहुत सारी जितनी बीमारियां हैं सारी आप लोगों की बाढ़ के बाद ही होती है। ठीक है, आप लोगों को हैजा होना है या कुछ और होना है, ठीक, यानी पानी से रिलेटेड, गंदे पानी से रिलेटेड बीमारियां बहुत ज्यादा फैल जाती है, महामारियां फैल जाती है बाढ़ के बाद। सबसे ज्यादा बुरी हालत तो यही बन जाती है, लोगों के घर खत्म हो जाते हैं, बह जाते हैं, उनके पशुओं को भी बुरे हाल हो जाता है, उनके खेतों में पानी भर जाता है, भरे खड़े खेत आपके खराब हो जाते हैं। यानी बाढ़ आती है तो अपने साथ दुनिया भर का विनाश लेके आती है। ठीक है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारे देश में है असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, दामोदर नदी आप लोगों के पश्चिम बंगाल की शोक कही जाती है, कोसी नदी है जो बिहार की शोक कही जाती है। तकरीबन इन राज्यों में हर साल इन नदियों की वजह से बाढ़ आती है। ठीक है, आते तो होते हैं और भी काफी सारे बेटा। आज तो आप लोगों का राजस्थान में डूबने लगा है, राजस्थान का भी हिस्सा बाढ़ के वक्त डूब जाता है। ठीक है, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ आना नॉर्मल बात होती है। ठीक है, हमारे सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का निर्माण कर रखा है। इसके अनुसार हर साल तकरीबन
ओके। इसके बाद बेटा कि हम लोग बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं, इसको रोकने के तरीके में तटबंध बनाना। तटबंध यानी जो आपकी नदी बह रही है उसके तटों को बहुत ऊंचा करके उसको फैला के उसकी शेप इस तरीके से देना ताकि कितना ही पानी हो जाए वो तटों को तोड़कर किसी भी तरीके से किसी भी इलाके में पानी भरने का रीजन न बने। ठीक है, तो तटबंध बहुत मजबूत बनाए जाए, नदियों पर बांध बनाया जाए ताकि नदी पर अगर बांध ये नदी आप लोगों के इसके ऊपर हमने बांध बना दिया तो बांध बनाने के बाद हम उसी पानी को एक नदी के पानी को कई धाराओं में अलग अलग जगह पर भेज सकते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा पानी जो उस नदी में है वो कई शाखाओं में बढ़ जाता है तो बाढ़ नहीं आती। ठीक है, इसके बाद बेटा वनीकरण यानी बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों का लगाना, खासकर आप लोगों की नदियों के पास के इलाके में तो जरूर लगाना ताकि वो जमीन को जकड़ के खड़े रहे और किसी भी तरीके से जमीन को वहां से टूटने न दे, जिससे जो नदी है वो अपने प्रॉपर रास्ते पर चलती रहेगी। नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाना। प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि नदियों के आसपास के इलाके में अगर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, अगर ये निर्माण कार्य शुरू हो जाता है तो उस निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कोई भी विकास की बड़ी परियोजनाएं, एक तो यहाँ और एक भूस्खलन में, इन दोनों इलाकों में बड़ी परियोजनाएं नहीं करनी चाहिए आसपास के इलाकों में, क्योंकि बेटा बड़ी परियोजनाओं में जब काम किया जाता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग और बहुत बड़ी संख्या में मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और ये कहीं ना कहीं बहुत विनाश का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो धरती है उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस पैदा होगा और जिसकी वजह से आपकी जो जमीन की पकड़ है वो कम भी हो सकती है, भूस्खलन भी हो सकता है। ठीक है, तो निर्माण कार्य को थोड़ा सा उस इलाके से अवॉइड किया जाए। इसके बाद नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना, यानी जो आसपास के इलाके में बसे हैं उन लोगों को उस इलाके से निकाल कर किसी और इलाके में ले जाकर बसाना। ठीक है, क्योंकि वहां बसने नहीं देना, क्योंकि पता है कि यहाँ पर हर साल ये पानी हो जाता है, लोग परेशान होते हैं। इससे बढ़िया है कि उस इलाके में लोगों को बसने ही ना दिया जाए, उसके जगह में किसी सेफ इलाके में जगह दे दी जाए, भाई तुम यहाँ रहो, शांतिपूर्ण तरीके से रहो बिना किसी डर के। ठीक है, तो बताइए तो आपका बाढ़ का सारा पोर्शन। नेक्स्ट हमारा सूखा यानी ड्रॉट, यानी सूखे के हमारे 4 प्रकार है। सूखे के 4 प्रकार आप लोगों के, जैसे मौसम विज्ञान संबंधी सूखा है। ठीक है, मौसम विज्ञान संबंधी यानी जब आप लोगों की बहुत बड़े लेवल पर गर्मी पड़ती है, आपका जो मौसम होता है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल वाष्प खत्म हो जाता है आपकी हवा में से। इसके बाद एक कृषि सूखा, भाई कृषि क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है। आपका जो भूमिगत जल है जिसको आप लोग ग्राउंड वाटर बोलते हो, वो जब बेहद बड़ी मात्रा में नीचे तक चला जाता है तो हम उसको कृषि सूखा बोलते हैं, क्योंकि पानी उसके लिए उपलब्ध नहीं होता है। इसके बाद बेटा जल विज्ञान संबंधी सूखा। जल विज्ञान संबंधी सूखा यानी सूखा पड़ता ही तब है जब आपके यहाँ पर जल की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो जल विज्ञान संबंधी सूखा का मीनिंग होगा कि जब जल की मात्रा, चाहे वो आप लोग भूमिगत जल की कहो चाहे आप धरातलीय जल की कहो, दोनों तरह की जल व्यवस्था में अगर जल थोड़ा सा भी कम हो रहा है तो समझो जल का संकट उत्पन्न होने वाला है। ठीक है, पारिस्थितिकी सूखा होता है बेटा। पारिस्थितिकी यानी एक ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसके माध्यम से मानव, जीव जंतु और प्रकृति तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। और मान लो किसी भी एक स्ट्रक्चर में से पानी की मात्रा कम हो जाए तो समझो पूरे तरीके से धीरे धीरे करके चीजें कम होती चली जा रही है। ठीक है, इसके बाद होता है बेटा भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र, जो प्रॉपर सूखे के शिकार होते हैं, तकरीबन ज्यादा से ज्यादा होते हैं। राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, झारखंड है, आदि लिखा हुआ, आदि इसलिए लिखा है क्योंकि और भी बहुत सारे प्रदेश हैं, लेकिन ये वो प्रदेश है जो नॉर्मली हर बार सूखे से प्रभावित होते हैं। ठीक है, 5 करोड़ लोग बेटा जो हर साल सूखे के शिकार में, सूखे की चपेट में आते ही। ठीक है, ये सरकारी आंकड़े ही मेरे या तुम्हारे दिए हुए आंकड़े भी हैं। इसके बाद है कि हम लोग इस सूखे वाली स्थिति पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सूखा पड़ना इसी को अकाल भी बोलते हैं। ये इसको कहीं ना कहीं मानव की क्रियाएं भी प्रभावित करती हैं। मानव की क्रियाएं
यानी हम जिस तरह के काम करते हैं वो क्रियाएं, जैसे जल का अत्यधिक उपयोग कर लेना या भूमिगत जल का अत्यधिक मात्रा में निकाल लेना या जल को किसी और कार्य में, अति सिंचाई में या फिर उद्योगों में हद से ज्यादा इस्तेमाल कर लेना, वो आप लोगों का सूखे का रीजन बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कहेंगे कि जो भूमिगत जल है उसको संतुलित रूप से इस्तेमाल किया जाए, हद से ज्यादा जमीन के पानी को नहीं निकालना चाहिए। नदियों को जोड़ा जाए ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी पहुंचाने में किल्लतें कम हो जाए। जलाशयों का निर्माण किया जाए, यानी बड़े बड़े तालाबों का निर्माण किया जाए। ऊपर से उनकी जो नीचे वाला हिस्सा सतह है उस सतह को भी बेटा बिल्कुल कच्चा रखना चाहिए, ताकि धीरे धीरे जो उस जलाशय में पानी है वो धीरे धीरे रिस कर आपकी जमीन के नीचे पहुंचता रहे, ठीक है, ताकि और ज्यादा तो भी कम से कम भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद वर्षा जल संग्रहण, ये तो सभी जानते हो बेटा, वर्षा जल संग्रहण जितना ज्यादा होगा उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। आप लोगों को 9th क्लास से वर्षा जल संग्रहण पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और बेटा लास्ट तक अगला तक पढ़ो, आगे 12th में भी आएगा ये दोबारा से कि वर्षा जल संग्रहण, इसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है जमीन के नीचे गड्ढा खोद कर, प्रॉपर उसे टांका जिसे बोलते हैं उसमें प्रॉपर इसको रखा जाता है। गर्मी के वक्त इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। कई बार तो जहाँ पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है उस वाले इलाके में तो खेती करने के काम भी यही पानी आता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है वर्षा जल संग्रहण। नेक्स्ट बेटा तुम्हारा भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइडिंग, यानी जिसमें आपकी जो जमीन है वो अपने आप में टूट टूट कर गिरती रहती है, ठीक है। कई बार आप लोगों ने समाचारों में भी देखा होगा कि कई बार दिखाते हैं कि बहुत भयानक हालात पैदा हो गया, नदी बहती जा रही है और साइड से जो नदी के साइड वाला हिस्सा वो टूट टूट कर नदी में गिरता जा रहा है, ठीक है। इससे लोग घबराओगे, इससे भयभीत होंगे, ये समाचार सुने होंगे। या फिर जैसे अब है मानसूनी समय में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में अब की बार अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पिथौरागढ़ में लगातार एक बार में, दो बार में कई बार लैंडस्लाइडिंग हुई है। कई बार आपके पहाड़ टूट टूट कर आप लोगों के रिहायशी इलाकों तक भी पहुंचे हैं। या फिर बद्रीनाथ रहा, बद्रीनाथ के जितने भी पहाड़ बेटा कच्चे पहाड़ है, बहुत तेज बारिश जब आती है हमेशा वो टूट कर आपके सड़कों पर आ जाते हैं, सारे परिवहन को अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो लैंडस्लाइडिंग नॉर्मली होती ही है। ये लैंडस्लाइडिंग कई बार आप लोगों के भूकंप की वजह से हो जाती है, ज्वालामुखी के फटने से भी हो जाती है, सुनामी के आने से भी हो जाती है, ठीक है। तो भूस्खलन वाला जो प्रोसेस है बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसकी कोई भी भविष्यवाणी नहीं हो सकती कि अभी यहाँ से टूटने वाला है, ठीक है, कोई भविष्यवाणी कर सकता। सिर्फ इतना ही है कि मानव की उन सभी क्रियाओं पर कंट्रोल किया जाए जो किसी भी एंगल से हमारे भूमि को प्रभावित करती है, ठीक है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं जमीन के ज्यादा नीचे वाले हिस्से को इस्तेमाल करते हुए ना की जाए, क्योंकि मशीनें तो वहां पर भी चलेंगी, ठीक है। इसके बाद अभी हमारी सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम लेके आई थी 2005 में। इस आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बहुत बड़े लेवल पर हमारी सरकार ने आपदा के हालातों को सुधारने के लिए प्रयास किए हैं, ठीक है। इन्होंने आपदा प्रबंधन को लेकर 3 तरह की आपकी स्थितियां निर्मित की, एक आपदा आने से पहले, एक आपदा के समय और एक आपदा होने के बाद, यानी तीनों ही लेवल पर सरकार पूरी तरीके से कोशिश करती है कि लोगों को किसी भी तरह की शिकायत ना हो, उन्हें उनकी जरूरत की चीजें प्रॉपरली मिलती रहे। आप लोगों ने एनडीआरएफ की टीम्स देखी होगी, जब जिन इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है उन इलाकों में एनडीआरएफ की टीम जी जान से लोगों की हेल्प करने के लिए जुटी रहती है, ठीक है। इतना तो मेरे हिसाब से आप लोग अब देखते ही होंगे, ठीक है। एक हमारे भारतीय सरकार की तरफ से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का भी निर्माण किया गया है। इस संस्थान के माध्यम से पूरी तरीके से आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है और कोशिश यही रहती है सरकार की कि उनके नागरिकों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कतें ना हो, ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया होगा और फिर भी बेटा अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज पूछा करो, बार बार कहती हूँ पूछा करो, कोई भी दिक्कत है थोड़ा डिस्कस किया करो कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, प्लीज हमें
सुना? थोड़े से बेटा ध्यान से रखो, क्योंकि परिस्थितियां हमारे बिल्कुल प्रतिकूल चल रही हैं। नहीं तो वो टाइम बहुत अलग था जिसमें हम लोग आमने सामने रहते थे। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।